लोगों ने खाकी के इस कुर्ते को दीवार पर टांग रखा था। मुझे कहा गया कि ये मेरे नाना जी की है। मैंने पूछा वो कब लड़े थे, तो उन्होंने बताया कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे। युद्ध में करीब 13 लाख भारतीय सैनिक लड़े थे और सबसे अहम बात यह है कि करीब 75,000 सैनिक शहीद भी हुए थे। ये बहुत बड़ा बलिदान था। बोले सोने वॉर खत्म होने तक इंडियन सैनिक तैनात किए जा चुके थे यूरोप में, इजिप्ट, पैलेस्टाइन, मेसोपोटामिया, ईस्ट अफ्रीका और यहाँ तक कि चाइना में भी। 1914 में सितंबर से दिसंबर तक भारतीयों ने ब्रिटिश लाइन का 1/3 हिस्सा संभाल रखा था। ये सोचने वाली बात है कि अगर उस वक्त इंडियंस नहीं होते तो क्या होता। Values Keep Learning presents India's Forgotten Army, co-presented by Nexa. Create, Inspire. जब नॉर्दर्न फ्रांस की और बेल्जियम की उन बैटलफील्ड से गुजरते हैं तो आपको न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, यूनाइटेड स्टेट्स के मेमोरियल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको भारतीय सैनिकों के योगदान का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। तो जब तक हम खुद इस योगदान को सामने लाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक दुनिया को भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम फ्रांस में एक मेमोरियल बना रहे हैं उन भारतीय सैनिकों की याद में जो फ्रांस में और फ्लैंडर्स में शहीद हुए थे। बहुत बढ़िया। मेरे पास इस वक्त उस मेमोरियल का एक स्केच है। इसमें आर्टिस्ट ने वो पेडेस्टल दिखाया है जिस पर ये बिठाया जाएगा। जिस जगह पर ये मेमोरियल बनाया जा रहा है उसे कैम्ब्रे कहते हैं और 1917 की बैटल ऑफ कैम्ब्रे में एक भारतीय घुड़सवार टुकड़ी इसी जगह पर लड़ी थी। ये बहुत जरूरी है कि हमारा अपना मेमोरियल हो जिसकी मदद से हम उन शहीदों को याद कर सकें और उसके जरिए हम फ्रांस और यूरोप के लोगों को ये बता सकें कि 100 साल पहले उनकी आजादी के लिए उनके सैनिकों के साथ वो हम निकलने ही वाले हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है। घर वाले एक पुराने बक्से को निकालकर साफ कर रहे थे। उसमें से उन्होंने एक खाकी कुत्ते को निकालकर दीवार पर टांग दिया। मैंने देखकर कहा कि ये तो एक वर्दी लग रही है, ये किसकी वर्दी है? तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे नाना जी की है। फिर मैंने पूछा कि वो कौन सी लड़ाई में लड़े थे, तो उन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर 1। नाना जी का नाम सरदार बलखा सिंह था और साल 1900 में वो 7th हरियाणा लैंसर्स में थे। मुझे उनसे अपनी मुलाकात याद है। उम्र के साथ उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो स्वाहिली भाषा के कुछ शब्द भी बोलते थे क्योंकि वो ईस्ट अफ्रीका में तैनात थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो वहां पहुंचे कैसे। वो ईस्ट अफ्रीका के शहरों की बातें करते, वहां सैनिक रेल के डिब्बों में सोया करते थे और एक दिन शेर ऐसे ही डिब्बे में घुस गया और एक सैनिक को दबोचकर अपने साथ ले गया और मारकर खा गया। मुझे ऐसी कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था, खासकर मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर लेने के बाद। मैं उन सैनिकों की कहानियां सुनता जिन्होंने सच में हाथों में बर्छा और तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर युद्ध में हिस्सा लिया था, लेकिन आजकल तो सेरेमनी में इस्तेमाल होते हैं। उस जमाने में ब्रिटेन की सेना बहुत छोटी थी और ब्रिटिश एम्पायर को उस वक्त नेवी सुरक्षा देती थी। इसलिए ब्रिटिश सेना ने उस वक्त रॉयल फैमिली से मदद मांगी।
उस जमाने में इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटेन की, और इंडियन पॉलिटिशियंस चाहते थे उन्हें दूसरी कॉलोनीज जैसा ही अधिकार मिले, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। उस वक्त उनका ध्यान आजादी की ओर नहीं था। मेरे ख्याल से वॉर के शुरुआत में ये वादा किया गया होगा कि ब्रिटेन इंडिया की इस मांग पर आगे चलकर सोचेगा और ये स्टेटस भी देगा। हाँ, शुरुआत में इंडियन लीडरशिप सर्वसम्मति से उनके समर्थन में थी, जैसे कि महात्मा गांधी वो युद्ध में इस योगदान का पूरा समर्थन कर रहे थे, और इसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि हमें ये दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स का साथ देना चाहिए कि हम सेल्फ गवर्नेंस के काबिल हैं। हमारे अनुमान से इस युद्ध में करीब 13 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि अपाहिज भी हो गए थे। ब्रिटिशर्स के अधीन रहे बाकी देश या कॉलोनी के मुकाबले सबसे ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए थे। फिर भी इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। मैं कहना चाहूंगा कि रेसिस्ट और इंपीरियल आइडियोलॉजी के जमाने में भारतवासी युद्ध में अपने योगदान को, सहयोग को, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी नेशनलिस्ट गोल के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, बल्कि वह इससे कुछ बेसिक धारणाओं को बदलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और पाना चाहते थे नेशनल और रेशियल ऑनर। और जैसा कि गांधी जी ने कहा था, स्वराज हासिल करने के लिए गुजरना होगा फ्रांस और फ्लैंडर्स की धरती से। और वो ये भी कहते थे कि इस युद्ध में शामिल होने के बाद भारतीयों को मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ गर्व का भी एहसास होगा। पिछले 100 सालों से लोगों का ये कहना था कि भारतीय सैनिकों की अपनी कोई आवाज नहीं रही है, और मेरे नाना जी भी यही कहते थे कि उन्होंने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई है। हमने बहुत से भारतीय सैनिकों की ओरिजिनल राइटिंग्स ढूंढ निकाली है, जिससे हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता चला। मैं एक भारतीय घुड़सवार सैनिक हरनाम सिंह के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन से मिलने लंदन आया हूँ। उनके परिवार ने एक पब्लिशर की मदद से मुझसे संपर्क किया। उनके पास हरनाम सिंह की एक ओरिजिनल डायरी है जो 100 साल पहले लिखी गई थी, जब उन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था। This is the autobiography. And it's in German? It is, yes. इसे खुद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिखा है, सरदार लेफ्टिनेंट हरनाम सिंह भाट। मेरे ख्याल से ये उस ग्रेट वॉर के बारे में किसी भी भारतीय सैनिक द्वारा लिखा गया सबसे पहला अकाउंट होगा, जिसे उनके वंशजों के लिए ट्रांसलेट किया गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। ग्रेट वॉर, जर्मन दी लड़ाई। मुझे छुट्टी लेकर पंजाब के अपने गांव में आए 2 महीने ही हुए थे, और तभी खबर मिली कि यूरोप में लड़ाई छिड़ गई थी। इसे नाम दिया गया जर्मन वॉर या द ग्रेट वॉर। ब्रिटेन ने फ्रांस की मदद करने का फैसला किया था। इसलिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सभी सैनिकों को तुरंत अपनी रेजिमेंट्स में वापस लौटने को कहा गया। हमें बॉम्बे पहुंचने में 3 दिन लग गए, जहां हमें ले जाने के लिए जहाज तैयार खड़े थे। समंदर की ऊंची लहरें हमारे जहाज से आकर टकरा रही थीं। कभी कभी तो ये लहरें किसी इमारत से भी ऊंची होती थी। लगातार झेल रहे इन झटकों से काफी सैनिक बीमार होने लगे, और हम सबकी भूख भी मर चुकी थी। ऊपर वाले की दया और आशीर्वाद से उस जहाज पर 22 दिन और रात बिताने के बाद आखिर हम प्रसिद्ध फ्रेंच पोर्ट ऑफ मार्से पहुंच ही गए। लेकिन ब्रिटिशर्स ये काम काफी पहले से हमसे कराते आ रहे थे। वो 19वीं सदी के तीसरे दशक से ही भारतीय सैनिकों को
नई कॉलोनीज पर कब्जा करने के लिए भेज रहे थे। तो पहले वर्ल्ड वॉर तक उन्हें इस बात का अनुभव हो चुका था कि भारतीय सैनिकों को जमा करके जहाज में बिठाकर दूसरे देश कैसे पहुंचाना है। सही मायने में ये लोग ही असली हीरोज थे। इंडिया, यहाँ मेरा मतलब है ब्रिटिश इंडिया और सभी प्रिंसली स्टेट्स, जिन्होंने मिलकर 13 लाख लोग, साथ में वर्दीशन के लिए, यहाँ तक कि भारतीय जमीन से रेल की पटरियां भी उखाड़ कर मेसोपोटामिया में लड़ रही ब्रिटिश फौज की मदद के लिए भेज दी गई थी। ज्यादातर सोल्जर्स अपनी समर यूनिफॉर्म में ही आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, इसलिए उनके पास विंटर यूनिफॉर्म्स भी नहीं थी। और वहां पहुंचने के बाद ही उन्हें नई राइफल इश्यू कर दी गई, जिनकी ना उन्हें ट्रेनिंग मिली थी और ना ही इस्तेमाल करना जानते थे। तो शुरुआती कुछ दिन उनके लिए बहुत मुश्किल भरे रहे, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सीखना था। बेशक उस राइफल की वजह से उन्हें डिसएडवांटेज था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी।